हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं चैप्टर जो है 8 पढ़ाने जा रही हूँ। एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का। चैप्टर का नाम है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है? वायुमंडल में एक ऐसा है जो दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा भी होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा हो जाती है और कभी कभी बादल हट भी जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसी के विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको जब आपको उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से कि आपको पता है कि मौसम ऐसा चीज़ है जो दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। सुबह अभी बादल छाया रहेगा तो शाम को क्या हो जाएगा, ठीक ठाक दोपहर तक मौसम हो जाएगा। दोपहर आ जाती है और सूर्य की रोशनी आ जाती है। धूप बहुत तेज लगने लग जाती है। उसके बाद फिर शाम को ऐसा लगता है कि बादल छा गया है और बारिश होने लग गई। तो ऐसे मौसम चेंज होता रहता है, मौसम स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। कब? ठंडियों के सीजन में। चलिए, समानता भारत में प्रमुख मौसमें होती हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है। तो ठंडा मौसम कब रहता है? दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, यानी कितने महीने हो गए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 3 महीने। मार्च से मई तक मौसम गर्म रहता है। कब कब? मार्च से लेकर मई तक मौसम गर्म रहता है। कितने महीने हो गए? मार्च, अप्रैल, मई, यानी ये भी कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा वाला मौसम आ जाता है। कब? जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, ठीक है, जिसमें बारिश होती है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय आ जाता है। फिर शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे मौसम भारत में इसी तरीके से बदलते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। आइए हम कुछ मौसम के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। जैसे कि शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें जो होती है सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कैसा होता है? कम होता है और हमें यहाँ पर ठंडी महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय में गर्म और शुष्क पवन बहती हैं, जिससे लू चलता है। तो गर्मी के सीजन में क्या होता है? सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और दिन के समय गर्म और शुष्क पवन हवा चलती है, जिसे हम लू कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम जो भी हमने पढ़ा, तो यह मानसून के आने का, आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यानी बंगाल की खाड़ी से स्टार्ट होती है और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। ठीक है, जब ये पवन किससे टकराती है? पहाड़ों से टकराती है, तो ये वर्षा होती है। ठीक है, और ये इस समय पवन कहाँ से होता है? बंगाल की खाड़ी से स्टार्ट होता है। आगे है मानसून के लौटने का मौसम यानी शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर फिर से बहती हैं। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भागों, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, किसी स्थान पर अनेक वर्षा में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। आगे देखिए,
भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी जलवायु कहाँ की जलवायु है? भारत की है। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसमी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में उष्णकटिबंध होने की वजह से यहाँ पर अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है, क्योंकि हमारा ग्लोब में देखिए, हमारा जो भारत देश है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर रहते हैं। भारत में जो कृषि होती है, खेती, वर्षा पर निर्भर रहते हैं किसान। अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छे होंगे। आगे देखिए, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यानी किसी भी जगह की जलवायु किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वहाँ की स्थिति कैसी है, कैसा मतलब देश है, ठंडा मौसम कैसा है, वहाँ पर कैसी स्थिति, वहाँ की ऊंचाई कितनी है, उस एरिया का ऊंचाई किस स्तर पर है, समुद्र से दूरी कितनी है उस जगह की। ठीक है, ये सब चीज़ इस पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थिति जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख में देखिए तो वहाँ पर कारगिल में बर्फ़ पड़ती है। क्षेत्र का अलग अलग हिसाब है और स्थिति की वजह से, वहाँ की ऊंचाई की वजह से, समुद्र से दूरी की वजह से ये सब प्रभाव पड़ता रहता है, दिखाई देता है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी होती है। कहाँ की? मुंबई और कोलकाता की। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, चिपचिपापन। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होता है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती, पूरा पूरा वर्ष बीत जाता है, वर्षा वहाँ पर होती ही नहीं है। लेकिन हमारे मेघालय में हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ पर बारिश ना होती हो। आगे देखें, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देख लेते क्या है। तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं, पौधों का जीवन देखते हैं, छोटे बड़े, नुकीले, लंबे, मोटे। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस के ले लीजिए, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे वृक्ष भी होते हैं, जिनमें से कुछ की बहुत शाखाएं और पत्तियां वाली होती है, जैसे नीम हो गया, आम हो गया। इनके वृक्ष बहुत घने होते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल देख लीजिए। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उगते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जिन्हें मनुष्य नहीं उगाते, मनुष्य नहीं लगाते, अपने आप ही उगते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति कही जाती है। ठीक है, क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? आखिर पेड़ पौधों में इतनी भिन्नता क्यों है? अलग अलग कैसे? कहीं बहुत लंबे पेड़ पाए जाते, कहीं बहुत छोटे पेड़ पाए जाते, कहीं पे बहुत घने पेड़ पाए जाते, कहीं पे पत्तियां ही नहीं होती पेड़ों में। ऐसा क्यों? अलग अलग जलवायु में अलग अलग होने के कारण प्रकार की वनस्पतियां भी अलग अलग ही पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जलवायु विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आगे देखिए, हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, जिन्हें हम सांस के रूप में ले लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं रहते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार से मिट्टी के पर्दन को भी रोकती है। कितना फायदा है पेड़ पौधों के। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद, ये सब चीज़ें मिलती हैं। वनों से हमें बहुत महंगी महंगी लकड़ियाँ, औषधियाँ मिलती हैं, जो हमें पता ही नहीं कितनी ऐसी बस औषधियाँ हमारे आसपास हैं होती हैं। वन जीवों के प्राकृतिक निवास है। वन जो है वहाँ पर वन्य जीवों के लिए बहुत अच्छा निवास है, जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, और हमारे जानवर जो भी रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्थान है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां आज के टाइम पे समाप्त होती जा रही हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा भी करनी चाहिए, लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन से वन महोत्सव हो गया, ये सब मनाने से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल करना चाहिए तथा पृथ्वी को हरा भरा
जिससे हम रख सकें। आगे देखिए वन्य प्राणी के बारे में देख लेते क्या है। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है, हमने भी पढ़ा ही है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां रहती है, बड़ी संख्या में रहती है। विभिन्न प्रकार के सरीसृप यानी कि सांप वगैरह, रेंगने वाले, उभयचर पक्षी जो ऊपर भी रहते हैं और नीचे भी रहते हैं, यानी कि हवा में उड़ते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं। पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों, कृमियों का निवास होता है कहाँ पर? वनों में। देखिए बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, ठीक है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी का एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूम जाते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। और हमारे बाघ जो होते हैं वो गुजरात के गिर वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। आगे देखिए भारत में पक्षियों की भी ऐसी भी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनकी प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप जानते हैं अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? ये आप सर्च करके खुद लिखिएगा, पता करिएगा। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं, यानी यहाँ पर सांपों की भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। क्यों घट रही है? क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई हो रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार एवं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों एवं बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना भी शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम बताएंगे? ये चीज़ आप खुद सर्च करके पता करिएगा। चलिए, आप वन्य जीवों के संरक्षण में अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न भागों, अंगों, हड्डी, सींग, पंख से बनने वाले पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर से पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीव के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। एक यहाँ पे पॉइंट है, थोड़ा सा हम देख लेते क्या है। प्रवासी पक्षी के बारे में कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख, करल्यू, फ्लैमिंगो, आस्प्रे, लिटिल स्टिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम हमारे देश में आते हैं। और सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे भारत देश में आती है। तो आज का चैप्टर हमारा ये 8वां चैप्टर फिनिश हुआ। हमारा NCERT का क्लास 6 का भूगोल का पूरा बुक हमने ख़त्म कर दिया है। अब आगे हम आपको क्लास 6-7 के बारे में पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी के। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूं। और आज हमारा ये पूरी बुक NCERT क्लास 6 की ख़त्म हो चुकी है। मैं इसको प्लेलिस्ट में लगा दूंगी, आप लोग अच्छे से वहाँ पर देख लीजिएगा और बार बार देखिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया।